पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी और नजर डालिए। एसजीएक्स निफ्टी है 11 अंक नीचे और आइए देख लेते हैं किस तरह का रुझान है एशियाई बाजारों का। देखिए हांगकांग के बाजार ऊपरी स्तरों से फिसलकर एकदम फ्लैट हो चुके हैं। निक्केई 50% नीचे, शंघाई में कोई मूवमेंट नहीं। कोरिया, ताइवान, स्ट्रेट टाइम्स जैसे छोटे मोटे जो बाजार है, बाकी दूसरे एशिया के वो मिला जुला कारोबार दिखा रहे हैं। थोड़ा सा लाल निशान की तरफ है सिंगापुर और ताइवान, वहीं कोरिया आधा % ऊपर का कोई खास रुझान नहीं। लेकिन अमेरिकी बाजारों में तेजी का लगा है सिक्सर, लगातार छठे दिन वहाँ पर अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी है। और अमेरिकी बाजार एक बार आपके सामने ले आए, यहाँ पर अच्छी तेजी होती दिखी कल के सेशन में। फिर से नैस्डैक और S&P ने तो रिकॉर्ड ऊंचाई बनाई है और डाउ 70 अंक ऊपर बंद हुआ है। इसके साथ अब आइए करेंसी मार्केट देखते हैं। 64 रुपये 61 पैसे ये था कल का करेंसी मार्केट का रुपए का क्लोज, 12 पैसे की तेजी के साथ। और डॉलर इंडेक्स 97.31 पर। यह है आपके लिए आज शुरुआत करने के लिए संकेत। लेकिन संकेत में जो अहम होगा वो कल बाजार बंद होने के बाद आए कुछ नतीजे, जिनमें सिप्ला, NMDC, कुछ हद तक ब्रिटानिया, ये तमाम नतीजे ऐसे जो थोड़ी कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आज इन शेयरों पर किस तरह का एक्शन होता है वो देखना होगा रिजल्ट्स के लिहाज से। लेकिन आज भी रिजल्ट के लिहाज से है बेहद अहम दिन, क्योंकि कई सारे दिग्गज है जो आज अपने नतीजे पेश करने वाले। सन फार्मा, ONGC, ITC, ये टेक महिंद्रा, ये 4 स्टॉक ऐसे हैं निफ्टी के जो रिजल्ट पेश करेंगे। इसके अलावा क्रॉम्पटन ग्रीव्स, DVs, DLF, HPCL ये आज अपने नतीजे देने वाले हैं। कुछ सरकारी कंपनियों में, मिड कैप्स में NBCC, महानगर गैस, शिपिंग कॉरपोरेशन, इनके आज नतीजे आने वाले हैं, इन पर भी नज़र रखनी होगी। सन टीवी, टाटा केमिकल जैसे ट्रेडर्स के पसंदीदा काउंटर, टोरेंट फार्मा ये भी आज ही अपने नतीजे पेश करेंगे। इसके साथ ही 5 स्टॉक आज से अपनी पारी की शुरुआत करेंगे वायदा कारोबार में, जिसमें नेल्को, RBL जैसे स्टॉक्स जिन पर आगले साहब कह रहे थे कि नज़र रखिए। कजारिया सेरामिक्स, रैमको सीमेंट, इन पर आपको नजर रखनी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की प्री ओपनिंग सेशन में। पहली टिक 24 अंक नीचे है सेंसेक्स पे, निफ्टी आधा पॉइंट नीचे इस वक्त आपको नजर आएगा। तो शांत शुरुआत के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज 10% ऊपर है आज ही। इस स्टॉक पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि श्रीकाकुलम प्लांट के लिए USFD की तरफ से कोई आपत्ति नहीं आई। ये बड़ी रिलीफ की बात डॉक्टर रेड्डीज के लिए। सन फार्मा थोड़ा मजबूत दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। रुपए की शुरुआत पर रखते हैं नजर, देखते हैं किस तरह की 10% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है सिप्ला। तो सिप्ला खुलने के बाद हम बताएंगे आपको कहाँ खरीदारी करनी चाहिए, किन लेवल्स पर और किस स्टॉप लॉस के साथ। वागले साहब तैयार है चार्ट्स के साथ, लंबे वाले चार्ट्स लेकर, ताकि जितने भी गैप से खुले चार्ट्स को एडजस्ट करके आपको बताएं। करेंसी मार्केट में 5 पैसे की मजबूती के साथ शुरुआत हुई है रुपए की 64.56। ये है इस वक्त करेंसी मार्केट का रुझान। तो कुल मिलाकर शुरुआत बेहतर होती हुई दिख रही है। आइए अब बात करें उन स्टॉक्स की जहां पर आज नतीजे आने वाले हैं। और नतीजों के लिहाज से, नतीजों के पहले राकेश, क्या ITC इसमें की जाए खरीदारी आज के सीजन में? चूंकि आप तो दिग्गजों पर बुलिश हैं ही, आपको मजबूत दिख रहे हैं। ITC के चार्ट्स कैसे हैं? अनिल जी, ITC का चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है। इनफैक्ट इसको यहाँ पे खरीद के चलना चाहिए। नीचे में देखें तो 288, 87 एक अच्छा बेस है। स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। अनिल जी, ऊपर में 325, 327 के लेवल्स ITC में मुमकिन लगते हैं। तो ITC पर रखिएगा नजर। एक और बदलाव हो रहा है निफ्टी में, देखिए वेदांता वापस आ रहा है। आपको याद होगा रिस्ट्रक्चरिंग के बाद, मर्जर के बाद केन के ये बाहर हुआ था और आज से ये भी शामिल हो रहा है। तो वेदांता के ऊपर भी रखिएगा नजर। ग्रासिम अब निफ्टी से बाहर हो रहा है, तो ये एक और बदलाव आज से जो लागू होने वाले हैं। मैं आपसे एक राय लेना चाहता हूँ प्लीज, वेदांता के ऊपर कैसा लग रहा है ये स्टॉक आपको? हेमंत जी, आई थिंक जैसे मैंने बताया, यहाँ पर जो हमने अंडर परफॉर्मेंस देखी है मई सीरीज में मेटल सेक्टर में, आई थिंक वो शायद खत्म हो गया और यहाँ से पॉसिबिलिटी ऑफ अप ट्रेंड ज्यादा है। और खास करके इस न्यूज पे डेफिनेटली वेदांता ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लग गया है। और ये अच्छी खासी बहुत ही जबरदस्त, आई थिंक 200 DMA के आसपास अभी एक्चुअली उसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है। तो अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है। तो मेरा मानना है कि खरीद ये डेफिनेटली एक अच्छी बाई बन सकती है। एक मॉडेस्ट टारगेट 245 तक डेफिनेटली जाने की संभावना है। ओके, तो ये राय है आपके लिए वेदांता पर। और एक और नंबर जो आज आएगा वो है ONGC का। ONGC पर वागले साहब चार्ट्स पर राय बताएं, क्या ONGC नतीजों के पहले कोई ट्रेड दिखा रहा है तेजी या मंदी की तरफ? अनिल जी, काफ़ी पिटा हुआ है, तो उस लिहाज से मैं वेट करूंगा और बाइंग करने के कोई संकेत नहीं है। तो पास कर दे या छोड़ दे, लीव इट अलोन इज अ बेटर ऑप्शन। ओके, चलिए तो ये राय ONGC पर। लेकिन फार्मा स्टॉक्स पर रखिएगा नज़र। सन फार्मा के नतीजे आ जाने वाले हैं, काफ़ी तो करेक्ट हो चुका है। ये बताइए अविनाश,
क्या रिजल्ट्स भी कमजोर आने की अपेक्षा की जा रही है? क्योंकि बात हो रही है जब से टैरो के नंबर्स कमजोर आए हैं कि जी नंबर्स तो कमजोर आएंगे, गाइडेंस भी पुअर आ सकती है यूएस के चलते। जिन्होंने शॉर्ट किया था अब कवर कर लिया जाए, या आपको लगता है कि देख लेते हैं नतीजे उसके बाद फैसला लेंगे? एज अ ट्रेडर कैसे अप्रोच करेंगे और इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि शायद नंबर्स एक्सपेक्टेशन से शायद और ख़राब आ सकते हैं, और हो सकता है कि जिन्होंने शॉर्ट किया है वो शायद रिजल्ट्स के लिए वेट करें, क्योंकि जिस प्रकार का ट्रेंड हमने सिप्ला में देखा था और बाकी सारे फार्मा कंपनीज में देखा है, शायद ये क्वार्टर सन फार्मा के लिए भी काफ़ी ख़राब हो। यहाँ से भी थोड़ी सी और गिरावट शॉर्ट टर्म में आ सकती है, और मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि कम से कम एक आध क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद ही एक डिसीजन लिया जा सकता है। मेरे ख्याल से अभी जो ट्रेंड है वो मेरे ख्याल से शायद वीकनेस का ही रहेगा। ओके, कमजोरी रहेगी सन फार्मा में। अच्छे नतीजों की उम्मीद करें भी तो क्यों, किसने अच्छे दिए हैं जो सन फार्मा दे देगा? डॉक्टर लुपिन, सिप्ला सब परेशान करें तो सन में क्या कुछ अच्छा हो सकता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अच्छा होता है हर रोज सुबह, और अच्छे होने का जो मुहूर्त का समय है वो है 7:30 से 8 के बीच में, जब खेला जाता है स्टॉक 2020 का मैच, और उसमें बताए जाते हैं वो 20 दमदार ट्रेडिंग आइडिया जो दिन के दौरान देते हैं आपको भरपूर रिटर्न्स। तो देख लेते हैं आज का अपडेट। मेरी टीम पर नजर डालिए। एक गेंदबाज और 9 बल्लेबाजों को आज टीम में शामिल किया है। आरसीएफ में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, टीवीएस मोटर एस्कॉर्ट्स और यूपीएल में इसीलिए सिलेक्टर्स बुलिश है क्योंकि अब मॉनसून सबसे बड़ा ट्रिगर हो सकता है इस सीरीज के लिए जो आज से शुरू हो रही है, और अगर मॉनसून की चाल अच्छी होती है तो ये तमाम शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स के अच्छे प्रदर्शन के चलते वेदांता को भी टीम में शामिल किया है, और प्राइवेट सेक्टर की अच्छी रैली के बाद आज डीएचएफएल में और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर नजर रखिएगा। एचसीसी आज से एफएनओ में शामिल हो रहा है। एनएमडीसी के कमजोर नतीजों के बाद यहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है, और कल भी आईसीआईसीआई बैंक को फ्री हिट का दर्जा दिया था और पिंच हिटर था येस बैंक। दोनों ही स्टॉक्स निफ्टी में अच्छा प्रदर्शन कल भी दिखा रहे थे, और आज भी यही उम्मीद सिलेक्टर्स कर रहे हैं इनसे। टीम में नजर डालिए, यहाँ पे खरीदारी और बिकवाली दोनों ही शेयर हैं। 2 हमने शॉर्ट के खिलाड़ी रखे हैं। सिप्ला कमजोर नतीजे हैं, और आईओसी में भी डाउनग्रेड्स आए, इसलिए बिकवाली करके चलिए। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज के लिए अच्छी खबर है कि यूएसएफडीए ने 0 ऑब्जर्वेशन के साथ अपनी रिपोर्ट दी है, तो वो पॉजिटिव है। मन्नापुरम के बढ़िया नतीजे हैं, खरीदारी की सलाह होगी। जिंदल पॉली के भी नतीजे काफी बेहतर है, इसलिए अच्छी तेजी बनेगी। क्रूड भी सस्ता हुआ है। थॉमस कुक अच्छे नतीजे। आईडीबीआई बैंक ने अपना प्लान रख दिया रिस्ट्रक्चरिंग का पूरा, वो एक पॉजिटिव है। हेडलबर्ग के बहुत बढ़िया नतीजे हैं, तो उस पर खरीदारी होगी। और फोर्टिस हेल्थ केयर ने एफपीआई लिमिट बढ़ा के 74% कर दिए, वो भी एक पॉजिटिव खबर है। तो ये हैं वो स्टॉक्स जो आज भी दमदार रिटर्न्स कमा कर दे सकते हैं, इन पर रखिएगा आज जरूर नजर। सिप्ला देखिए कमजोरी के साथ खुलता हुआ 10% नीचे। आईओसी नतीजों के बाद डाउनग्रेड्स के बाद ये गिरावट दिखाएगा। ल्यूपिन में प्रेशर देखने को मिलेगा। एचडीएफसी बैंक जैसे हैवी वेट्स भी आज थोड़े से कमजोर होते हुए खुलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन तेजी में होने वाला है डॉक्टर रेड्डीज 2% मजबूती के साथ खुलता हुआ। नीरज की टीम का ओपनर भी था। अच्छा, कजारिया, सिरेमिक्स, नालको, आरबीएल बैंक, रैमको, एचसीसी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज से एफएनओ में शामिल होने वाले हैं, और ज़्यादातर शेयर देखिए हरे निशान के साथ खुलने के लिए तैयारी करते हुए, तो एक्शन भरपूर रहने वाला है। और निफ्टी में इतनी कमजोरियां नहीं देखने को मिल रही जितना एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था। हाँ, मजबूती तो है। और एसजीएक्स निफ्टी में हम वही बात कर रहे थे कि देखिए जो डिस्काउंट था सीरीज के पहले दिन 14 पॉइंट का, वो बहुत ज़्यादा है। उतना डिस्काउंट बनता नहीं है। सीरीज के पहले दिन आप क्यों डिस्काउंट में ट्रेड करेंगे? शॉर्ट कवरिंग की वजह से इतना कल बढ़ गए। तो अब देखते हैं, अभी फिलहाल सेटल होने दें। अभी तक सेटल हुआ नहीं है, तो देखते हैं कहाँ पर क्या कुछ सेटल होता है। सेटल होने से पहले 4.5% नीचे दिख रहा है सिप्ला, आईओसी 2% नीचे दिख रहा है। ये एक अच्छा संकेत नहीं है दोनों शेयरों के लिए। थोड़ी कमजोरी के संकेत यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। डॉक्टर 2.5% मजबूत है। आईटीसी आज नतीजों से पहले 1% के आसपास की मजबूती ये स्टॉक भी दिखा रहा है जी। 5% कल कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिल रही थी। आप कह रहे थे जेट में तेजी देख सकते हैं, एविएशन शेयरों पर नजर रखिए। विंटर ग्लोब में तेजी देख सकते हैं। एक बार पूछते हैं चार्ट्स को देखकर सबसे अच्छा एविएशन शेयर कौन सा नजर आ रहा है? राकेश जी बताइए। स्पाइसजेट, जेट, इंटरग्लोब, चार्ट्स के लेवल पर, चार्ट्स के लिहाज से कौन सा अच्छा लगता है? हेमंत जी का चार्ट्स की बात करें तो सबसे अच्छा स्टॉक इंटरग्लोब एविएशन लगता है टेक्निकली इन कंपैरिजन विद जेट एयरवेज। और जहां मुझे लगता है कि शायद जो करेक्शन हमने एक ऊपरी स्तरों से देखी थी उसका शायद एक बॉटम लग चुका है, और नीचे में एज ऑफ नाउ 1040, 1043 एक अच्छा बेस है। अगर एविएशन में कुछ पिक करना हो तो डेफिनेटली इंटरग्लोब एविएशन के साथ जाना चाहूंगा।
इंटरग्लोब एविएशन ये है स्टॉक जहां पर करें खरीदारी आज के लिए आप। ये देखिए 0.2% के आसपास की तेजी यहां पर बनती हुई दिख रही है। टोरेंट फार्मा इस स्टॉक पर आपसे राय लेना चाहता हूं क्रिस सर, क्या यहां पर कोई ट्रेड बनता है? आज नतीजे आने वाले हैं टोरेंट फार्मा के भी, क्या ये भी कमजोर नजर आता है या फिर छोड़ दें? अनिल जी, जो माहौल बनी है और फार्मा क्षेत्र में और जहां पर हम गैप डाउन ओपनिंग वगैरह देख रहे हैं, और यहां पर भी टोरेंट में भी लगभग चार्ट यही पैटर्न बता रहा है, क्योंकि ये 1200 के 1250 का अच्छा खासा क्रिटिकल सपोर्ट लेवल को तोड़ा है। तो मेरा मानना है कि शायद दूर रहे। आई थिंक ओवरऑल जहां इतनी नेगेटिविटी है थोड़ा दूर रहे, और कोई कॉन्ट्रा प्ले करना बहुत मुश्किल है, और खास करके जब आज रिजल्ट का दिन है। तो आई थिंक आई वुड रादर अवॉइड। ऑलराइट, चलिए तो टोरेंट फार्मा को करें अवॉइड। लेकिन कौन से और ऐसे स्टॉक्स हैं छोटे मझौले जिन्होंने कल मार्केट बंद होने के बाद अच्छे नतीजे पेश किए हैं? थोड़ी कम सुनी हुई कंपनीज, किरी इंडस्ट्रीज ने नंबर्स अच्छे पेश किए हैं। सारेगामा इंडिया आप मार्जिन देखिए 6% से बढ़कर 16% हो गए हैं। तो ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर नजर होगी। देखते हैं प्री ओपनिंग ट्रेड्स में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। लक्स इंडस्ट्रीज के नंबर्स अच्छे आए, 27% मुनाफा बढ़ा। टाइमेक्स ग्रुप इसने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, घाटे से मुनाफे में आई है ये कंपनी। टीपीएल, प्लास्टेक, एमईपी इंफ्रा, ये कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने, छोटी मझौली कंपनियां जिन्होंने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। मैक्स वेंचर्स ने कमज़ोर नंबर्स पेश किए हैं, इन पर भी नज़र रखिएगा। हॉकिंस कुकर्स के नंबर्स कमज़ोर आए, तो अर्निंग सीजन के लास्ट लेग में है, सोमवार मंगलवार को नतीजों आने के बाद फिर ख़त्म हो जाएंगे। और काफ़ी सारे मिड कैप्स हैं जहां पर कुछ एक्सीडेंट्स होते हुए और कुछ स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, तो इनके ऊपर साफ तौर पर आज नजर रहने वाली है। लेकिन नजर रखिएगा फैक्ट, एचओवी सर्विसेज, शालीमार पेंट और इंडो सोलर पर भी। ये वो स्टॉक्स हैं जो दरअसल ट्रेड टू ट्रेड में आ गए हैं। तो यहाँ पर जो अच्छी तेजी बन रही थी अब शायद थोड़ी रुकती हुई नजर आएगी। कोई स्टॉक इन लिस्ट में से नतीजों वाले या फिर ट्रेड टू ट्रेड वाले जहाँ पर आपकी नजर रही हो अविनाश पिछले कुछ दिनों में? नहीं, मुझे लग रहा है कि जो डाइस्टफ वाली कंपनीज है जैसे किरी इंडस्ट्रीज है, कल बोडाल केमिकल्स ने भी नंबर्स काफ़ी अच्छे डिक्लेयर किए। तो मुझे लग रहा है कि ये एक सेगमेंट है जो अभी भी शायद अच्छी तरह से ग्रोथ FY18 में रिकॉर्ड करेगा। और हमको लग रहा है कि मिड कैप्स में डेफिनेटली 40-50% का जो अर्निंग्स ग्रोथ बोडाल केमिकल्स ने और मेरे ख्याल से जो बाकी केमिकल कंपनीज ने दिखाया, यहाँ पे ज़रूर एक नज़र रखनी चाहिए। ये गिरावट में ज़रूर अगर मौका दे तो इसको डेफिनेटली खरीदना चाहिए। आने वाले 6 से 12 महीने में अच्छा मुनाफा बन सकता है। ओके, ये क्रेडाइस वोल्टास एक और स्टॉक है जिस पर राकेश आपसे राय लेना चाहता हूं। हम नतीजों के पहले से लगातार कह रहे थे कि इस स्टॉक पर नजर रखिए, बहुत मजबूत है, अच्छे नंबर्स आने वाले हैं। और साथ ही टर्की का जो एक्विजिशन हुआ वो बेहद पॉजिटिव हुआ। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं FIs की वो भी काफ़ी मजबूत है। देखिए मरिल लिंच ने 560 का टारगेट रखा है, CS ने 480। क्या वोल्टास अब भी खरीदने का मौका है? यदि हाँ तो किन लेवल्स पर एंटर करना चाहिए और फिर स्टॉप लॉस टारगेट क्या होंगे आपके? अनिल जी, वोल्टास डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट है, बट इन स्तरों पर अनिल जी खरीदारी की राय नहीं दूंगा। अगर स्टॉक मार्केट की करेक्शन में 435 440 के अराउंड मिलता है, वो एक अच्छे स्तर हैं खरीदने के लिए। और ऊपर में मुझे लगता है 530 535 के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो वोल्टास पर ये राय, बहुत बढ़िया तेजी देखिए कल भी देखने को मिली और परसों भी नतीजे आने के बाद एक अच्छी रैली स्टॉक ने दिखाई है। ब्रिटानिया पर भी नजर रखिएगा, डीमोनेटाइजेशन का कुछ ही कंपनियों पर इम्पैक्ट पड़ा है और उसमें से ब्रिटानिया एक है। अशोक लेलैंड एक और ऐसी कंपनी जिसके मार्जिन देखिए करीब 240 बेसिस पॉइंट घटे हैं। हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी ठीक ठाक आई। अशोक लेलैंड आपने ट्रैक किया, हालांकि नंबर्स इसके कल आ गए थे, लेकिन क्या व्यू बन रहा है अब इस पे? नहीं, मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री कॉन कॉल में काफ़ी पॉजिटिव थी। 17-18% का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है FY18 के लिए। लेकिन मार्जिन्स में डेफिनेटली जिस प्रकार की कटौती देखी है वो थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज था। हमको लग रहा है कि अगर हम वन ऑफ्स निकाले तो डेफिनेटली इस फोर्थ क्वार्टर में परफॉर्मेंस डीमोनेटाइजेशन के बाद डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा है। और आने वाले साल में होपफुली अगर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि 17-18% का ग्रोथ आता है तो इसमें इस लेवल से डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा है। ओके, टेक महिंद्रा, राकेश जी इस पर नजर डालिए, चार्ट्स देखिए, क्या कुछ हो सकता है एक्शन यहाँ पर? क्या कोई खरीदारी का मौका आपको नजर आता है? आज नतीजे आने वाले हैं टेक महिंद्रा के, और वैसे तो IT कंपनियों से भी उम्मीदें कम ही हैं, लेकिन ये स्टॉक पिछले 5-7 दिनों से थोड़ा स्टेबल होता हुआ दिखा है, उतना खराब है नहीं। तो टेक महिंद्रा पे क्या ट्रेड बनेगा? अनिल जी, टेक महिंद्रा का टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट इन स्पाइट ऑफ पॉजिटिव स्ट्रक्चर इसने वो रैली नहीं दिखाई जिस इंटेंसिटी की रैली बाकी स्टॉक जैसे कि इन्फोसिस, TCS, SCL टेक में देखने को मिली।
इसमें नीचे में 410, 411 एक अच्छा बेस है, और अगर कोई बाय करना चाहता है स्टॉक को मौजूदा स्तरों पर तो 410 के अराउंड डबल बॉटम है, उसके नीचे के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए। और अनिल जी, एक बार ये स्टॉक ऊपर में 434, 435 के लेवल्स को कन्विंसिंगली तोड़ता है, तब स्टॉक में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और तब स्टॉक में 457, 458 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय है आपके लिए टेक महिंद्रा पर। सन टीवी, इस पर भी फटाफट राय दे दें क्रिस, बाजार खुलने वाले हैं उससे पहले सन टीवी के आज नतीजे आने वाले हैं, क्या ट्रेड होगा? जी ब्रॉडली आई थिंक मीडिया स्पेस पे एक पॉजिटिव ट्रेड रही है यहाँ पर रही है, तो एक बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस लगानी पड़ेगी। आई थिंक जिनको ट्रेड लेने का है 780 का एक स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। मेरा मानने का शायद 820 तक एक बाउंस आ सकती है। ओके, तो ये है राय आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बाजार की। बता दूं पहले तो प्री ओपनिंग सेशन का क्या हाल है। 15 अंक ऊपर है सेंसेक्स पर, 2 अंक नीचे है निफ्टी पर। शांत शुरुआत का यहाँ पर एक संकेत आता हुआ दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स देखिए 1/4% मजबूत है और बैंक निफ्टी 40 अंक नीचे है। तो बैंक निफ्टी अगर आपको 23,000 के आसपास मिले तो वो एक बेहतर लेवल होगा एंट्री करने का, लेकिन निफ्टी ऐसा लग नहीं रहा कि 9,500 के नीचे खुलेगा। 9,450 के आसपास मिले तो बहुत बेहतर लेवल होगा, लेकिन संभावना कम है। लेकिन चलिए फिर भी देखते हैं शुरुआत होने के बाद क्या कुछ थोड़ा दबाव बनता है, खरीदारी का मौका निचले स्तरों पर मिलता है या नहीं। लेकिन फॉर ए चेंज आज डॉक्टर रेड्डीज 3% मजबूत है, यहाँ पर थोड़ा एक्शन दिख रहा है। आईटीसी नतीजों से पहले 1% मजबूत, 0.5% मजबूत दिख रहा है। टेक महिंद्रा 0.5% मजबूत दिख रहा है नतीजों से पहले। प्राइवेट बैंक्स मजबूत हैं ही, इन्फी माफ कीजिएगा यस बैंक, कोटक ये हरे निशान में खुलते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर दिग्गजों में थोड़ी थोड़ी खरीदारी है, एक्सेप्ट सिप्ला जहाँ पर 4% का नुकसान है, आईओसी 2% का नुकसान है, बीपीसीएल 1% कमजोर है। एचपीसीएल की आज अपने नतीजे पेश करेगा। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर 47 अंक ऊपर खुलता हुआ है सेंसेक्स हरे निशान में, 60 अंक ऊपर है सेंसेक्स, लेकिन निफ्टी में लाल निशान के साथ शुरुआत 9,500 के करीब 5 अंकों के नुकसान के साथ। तो सेंसेक्स और निफ्टी अलग अलग दिशा में, जहाँ सेंसेक्स में मजबूत शुरुआत, वहीं निफ्टी में मामूली सी कमजोरी। मिड कैप इंडेक्स मामूली से हरे निशान में खुले। बैंक निफ्टी पर नुकसान है 80 अंकों का, और यही वजह कि आप निफ्टी को थोड़ा लाल निशान में देख रहे हैं। आइए क्या है मजबूती वाला एक्शन। एशियन पेंट्स को देखिए बड़ी तेज दौड़ लगाता हुआ 3% के तेजी के साथ टॉप गेनर। डॉक्टर 2.5% ऊपर है। आईटीसी 1% मजबूत है नतीजों से पहले, यानी कि आज दिन है आई लेटर का। आईटीसी के साथ साथ इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस और इन्फोसिस, ये 2 और निफ्टी के स्टॉक से जो बेहद मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं। मेटल्स मजबूत है, टाटा स्टील, वेदांता, यहाँ पर खरीदारी होती दिख रही है। ये स्टॉक्स हैं जो एक्शन में है तेजी की तरफ। आइए तो फिर कमजोर क्या है। सिप्ला 3.5% का नुकसान, ज़्यादा नीचे खुला नहीं है जैसा हम अंदाजा लगा रहे थे। देखते हैं खुलने के बाद थोड़ा सेटल होने देते हैं। आईओसी 3% नीचे है। भारतीय इंफ्राटेल, बीपीसीएल जैसे शेयरों में 2-2%, 1-1% का नुकसान। सरकारी बैंक्स में एसबीआई थोड़ा कमजोर है, बैंक ऑफ बड़ौदा कमजोर है। आइए वायदा कारोबार की तरफ। सिप्ला टॉप लूजर, उसके ठीक पीछे आईओसी। एनएमडीसी 3% नीचे है खराब नतीजे के बाद। पीएफसी जिसका हम जिक्र कर रहे थे, आज नतीजे आने वाले हैं, कमजोर नतीजों की आशंका, 2% नीचे खुलता हुआ। सिंटेक्स कल के उतार चढ़ाव के बाद आज 3% नुकसान। पीएफसी का साथ दे रहा है आरईसी, ये भी कमजोर है, और आईओसी का साथ दे रहा है बीपीसीएल, ये है 1.5% कमजोर। सन फार्मा नतीजों से पहले 1.5% कमजोर। मजबूत है कॉनकॉर्ड, टॉप गेनर आज के सेशन में 3.5% की तेजी के साथ ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कल बाजार बंद होने के बाद इसके नतीजे आए। डिश टीवी कल की गिरावट से उभरता हुआ। जेट एयरवेज पर नजर रखिए, 2.5% मजबूत है। जेन इरिगेशन 2.5% मजबूत है। तो काफी कुछ एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक होता हुआ दिख रहा है। बाजार की तेजी सीमित है, कमजोरी भी सीमित है। सिर्फ बैंक निफ्टी को छोड़ दे जो 80 अंकों के नुकसान के साथ, अदरवाइज स्टेबल है बाजार। बिल्कुल। और आप देखिए जेट में तेजी बनती हुई और दिख रही है, 2.5% की मजबूती। और एशियन पेंट भी इसलिए दौड़ लगा रहा है क्योंकि 5% का बड़ा कट कच्चे तेल में कल ओवरनाइट देखने को मिला है ओपेक की बैठक के आउटकम के बाद। तो आज एविएशन, पेंट, ये तमाम ऐसे कच्चे तेल की गिरावट जिनको फायदा होता है, वो थीम अच्छा प्ले आउट होती हुई दिख रही है। इसके अलावा नजर रखिएगा सिप्ला के ऊपर, ये 3% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। अच्छा, आईओसी में देखिए गिरावट बनती हुई, और एचपीसीएल भी कमजोर है और बीपीसीएल भी। तो बीपीसीएल के आज नंबर्स आने वाले हैं, एचपीसीएल के सोमवार को, यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और हम कह रहे थे कि पीएफसी से कमजोर नंबर्स की अपेक्षा की जा रही है। पीएफसी, आरईसी दोनों ही कमजोर हैं इस समय। तो पीएफसी में क्या और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वागले साहब आज दिन के दौरान, और कौन से लेवल्स पर लोगों की नजर होनी चाहिए? जिन्होंने कल शॉर्ट किए थे, कहां पर अपने शॉर्ट पोजीशंस काटें, ये भी बता दीजिए। हेमंत डेफिनेटली और थोड़ा डाउनसाइड तो है। मेरे हिसाब से 136, 137 यहाँ से भी 3-1 रुपया आ सकता है। Okay. 136 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक हो गया
तो फिर 128 का अगला होगा, लेकिन मैं आई विल गो स्टेप बाय स्टेप। तो आरईसी थोड़ा और कमजोर होता दिख रहा है, जैसा कि रिकमेंडेशन है पीएफसी भी नतीजे से पहले, लेकिन सिप्ला इस पर राय ली जाए। वागले साहब, सिप्ला चूंकि हम बात कर रहे थे, लेकिन उतना कमजोर खुला नहीं जितना सोच रहे थे। 480-75 खुलता तो ज्यादा बेहतर था। खरीदने के लिए इंतजार करें या अभी खरीदें? 480 का लो बना है 483 का, पता नहीं। हाँ मतलब आप कैश का देख रहे हो फ्यूचर्स? मैं कैश का, क्योंकि ये मैं एफएनओ में खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। हाँ, यहाँ पर अगर बाय करते हैं थोड़ा सा नीचे जाएगा, थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस होगा, 460 का वगैरह स्टॉप लॉस होगा, और मुझे लगता है यहाँ पर या थोड़ा एक 5-7 रुपए नीचे बाय कर सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, हम आपसे कह रहे थे ब्रिटानिया पर नजर रखिए, नंबर्स कमजोर आने की अपेक्षा की जा रही है। डीमोनेटाइजेशन का खामियाजा कुछ ही स्टॉक्स को झेलना पड़ा है, जिसमें से ब्रिटानिया एक है। आज भी करीब 1.25% नीचे ये शेयर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। एनएमडीसी में लेकिन बड़ा कट देखने को मिला है, 4% नीचे, और बेहद कमजोर नंबर साहब। अनुमान था 4 डिजिट में मुनाफा आएगा, और देखिए 550 करोड़ के आसपास ही मुनाफा है, इसलिए यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकारी कंपनियां फोकस में। एनबीसीसी, क्रिस, कैसा लगता है ये स्टॉक आपको? क्या और अच्छी दौड़ लगा सकता है? अच्छी तेजी आज के दिन देखने को मिल रही है सुबह सुबह। जी, एनबीसीसी आई थिंक यहाँ पर इस रिलेटेड स्पेस में आई थिंक रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है, और मेरा मानना है कि शायद एक अच्छी खासी सपोर्ट के आसपास खड़ी है, 180 के आसपास अच्छी खासी सपोर्ट है। तो एक उछाल आए तो बहुत ज्यादा छलांग मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद एक 195 यहाँ तक जाने की संभावना है। आई थिंक वहाँ पर मुनाफा वसूली डेफिनेटली आ सकती है। लेकिन स्टॉक पर नजर रखिए, और ये स्टॉक वाकई में अच्छी तेजी के लिए तैयार होता दिख रहा है एनबीसीसी करेक्शन के बाद, क्योंकि आज नतीजे आने वाले हैं एनबीसीसी के, और एनबीसीसी से बेहतरीन नतीजों की उम्मीद है, और उस लिहाज से ये एक्शन आपको तेजी की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। तो नतीजों के पहले का एक्शन है एनबीसीसी में। जनरली आप सरकारी कंपनियों पर नतीजों के लिहाज से कम भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ पर शायद आप भरोसा कर सकते कि अच्छे नंबर से। पेज इंडस्ट्रीज कोई बहुत दमदार नंबर्स नहीं थे, आज फिर से कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, 0.5% नीचे है। यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान आपको नजर आएगा, लेकिन स्टार परफॉर्मेंस नंबर्स के लिहाज से अगर कुछ बड़े स्टॉक्स में देखें तो वो है कॉनकोर, 3% मजबूत है। राकेश, क्या किया जाए इस गैप अप ओपनिंग के बाद कॉनकोर में? देखिए अनिल जी, कॉनकोर का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट पीछे जब सबने कॉल दिया था, मैंने भी कॉल दिया था, और ये स्टॉक एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। पिछले भी सप्ताह भी इसने पिछले 2-3 दिन पहले भी 1220 के ऊपर ब्रेकआउट दिखाया था, बट क्लोजिंग नहीं ले पाया। मुझे तो स्टॉक के क्लियरली अनिल जी बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक लगता है। नीचे में 1150, 1160 एक बेस है, और इस स्टॉक में मुझे लगता है 1400, 1420 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक को खरीद के चलना चाहिए। और चौथे दिन लगातार देखिए, आज वीडियोकॉन लोअर सर्किट पर इस शेयर ने डिसअपॉइंट किया है, तो जो लक्ष्य हम लोग बता रहे थे 10 के नीचे आने की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक। देखिए अब 9000 शेयर ही ट्रेड हुए और लोअर सर्किट लग गया, तो लोग यहाँ पर फंसते हुए, इस पर हमारी भी नज़र है। लेकिन आज देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, ये अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। बैंक निफ्टी भी अब निचले स्तरों से थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करता हुआ। सर, आईसीआईसीआई बैंक बताइए अगले साहब, ये कैसा लगता है? हालांकि हमारे सारे एक्सपर्ट्स बुलिश हैं, आपको येस बैंक भी अच्छा लगता है, आपका तो टॉप पिक था, और राकेश बंसल जी भी कह रहे थे कि कोटक महिंद्रा बैंक खरीदना चाहिए, क्रिस साहब भी कह रहे हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक खरीदना चाहिए। आईसीआईसीआई के भी चार्ट्स बताइए, ये कैसा लगता है आपको? हेमंत, पॉजिटिव है। एफएनओ के तौर पे अगर कल का हाई जो 319 है उसके ऊपर ब्रेक करने की तैयारी, एक रुपए नीचे है, अगर वो निकलता है तो 330 तक की मूव आ सकती है। 315 के स्टॉप लॉस से बाय करें। एक स्टॉक है जो बड़ा एक्शन में आया, टॉप गेनर हो रहा है, सीजी पावर। ये स्टॉक देखिए राकेश, आपसे मैं चार्ट्स पर राय लूंगा। इस स्टॉक में क्या एक्शन हो रहा है? 4% का उछाल अब बनता हुआ दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट में ये टॉप थर्ड गेनर है, 2.5%। अच्छा ओके, आज सीजी पावर के नतीजे भी हों, क्योंकि ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स में जो डीमर्जर हुआ था, एक क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स कंपनी हो गई, दूसरी जो पावर वाला कारोबार करने वाली वो सीजी पावर अलग हो गई। मेरे ख्याल अविनाश आप भी इसे क्लोजली ट्रैक करते हैं, राइट? हाँ, कई बार आपसे इस पर बात हुई। आज नतीजों से पहले स्टॉक बड़ा मजबूत होता दिख रहा है, 4-4.5% मजबूत है। खरीदना चाहिए, क्या है? नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी, आई थिंक अगर हम दूसरे प्लेयर्स को देखें, जैसे
ABB, सीमेंस, तो यहाँ पे ऑर्डर बुक विजिबिलिटी और जो कमेंट्री मैनेजमेंट से आई है वो काफ़ी पॉजिटिव है। हमको लग रहा है कि इंडस्ट्रियल सेगमेंट में ऑलरेडी काफ़ी पिटाई हो चुकी है और यहाँ पे अगर नतीजों के साथ अगर मैनेजमेंट कमेंट्री का पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो डेफिनेटली इसमें अच्छा इजाफा आ सकता है। काफ़ी समय के बाद मेरे ख्याल से अप ट्रेंड देखने को मिलेगी। आई थिंक मार्केट्स विजिबिलिटी और थोड़ी बहुत मैनेजमेंट की कमेंट्री को वॉच करेगा। चार्ट्स बता दे राकेश जी फटाफट, इसके लिए लेवल्स क्या होंगे, अगर कोई खरीदारी करे तो स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखने चाहिए? अनिल जी चार्ट्स तो काफी पॉजिटिव है, इनफैक्ट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट लगता है, मोमेंटम प्ले लगता है अनिल जी मुझे तो 112 113 तक की रैली इसमें देखने को मिल सकती है। बड़े चार्ट्स पर अनिल जी एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है, तरीका यही है कि 93 के ऊपर एक ब्रेकआउट हो रहा है तो 91.5 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बट स्टॉक में जो मोमेंटम है मुझे लगता है वो टुवर्ड्स मार्केट क्लोजिंग भी कायम रहेगा। चलिए तो इस पर नजर रखिए नजर मिड कैप इंडेक्स पर। देखिए पिछले 6 दिनों से लगातार कमजोरी के बाद कल मिड कैप इंडेक्स ने पहले दिन अच्छा प्रदर्शन दिखाया और आज दूसरे दिन यहां पर खरीदारी होती हुई दिख रही है। यही बाजार का दरअसल मूड सुधारने का काम कर रहा है। एक गिरने वाले शेयर के सामने माफ कीजिएगा करीब 3 बढ़ने वाले शेयर हैं, इसीलिए देखिए बाजार का मूड पॉजिटिव होता हुआ। और अब मिड कैप इंडेक्स के बाद देखिए बैंक निफ्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया है। लाल निशान से हरे निशान में बैंक निफ्टी आता हुआ। ICICI बैंक की हम बात कर रहे थे और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात कर रहे थे। अविनाश आज बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि RBI एक बैठक करने वाला है। बैड लोन्स को किस तरह से सुलझाया जाए ये बताइए, कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी इस मीटिंग से, क्योंकि NPAs को सुलझाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, RBI कोशिश कर रहा है और आज इस लिहाज से ये मीटिंग महत्वपूर्ण होने वाली है। नहीं, मेरे ख्याल से इसका जो भी सोल्यूशन निकलेगा, मेरे ख्याल से बैड लोन्स की अगर हम बात करें तो PSU बैंक्स के लिए डेफिनेटली अच्छी बात रहेगी क्योंकि यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से फ्रंटलाइन बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI है, PNB है, हमको लग रहा है ये सारे बैंकों में थोड़ा सा एक पॉजिटिव अपटिक आ सकता है अगर गवर्नमेंट अपने साइड से कोई ठोस नतीजा बैड लोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सोल्यूशन निकालता है, क्योंकि काफ़ी समय के बाद बैड बैंक की भी बात हो रही थी। यहाँ पे भी अगर ऐसा कोई डिसीजन गवर्नमेंट लेती है तो डेफिनेटली इन सारे फ्रंटलाइन बैंक्स में एक अच्छा पॉजिटिव अपटिक आपको देखने को मिल सकता है। ओके, इस बीच इन्फीबीम ये एक और स्टॉक है जो जब से वायदा कारोबार में शामिल हुआ है, अप्रैल सीरीज में शामिल निकली है, हाँ मई और अप्रैल की, और दोनों सीरीज में लगभग पूरा वक्त इसने 1-2 सेशन छोड़कर बैन में ही बिताया है। अब आज सीरीज की शुरुआत में बैन से बाहर निकला है और बैन से बाहर निकलते देखिए दमदार उछाल होता दिख रहा है इन्फीबीम में, लेकिन वो उछाल हो रहा है सिर्फ वायदा कारोबार में। ये इंटरेस्टिंग है, देखिए कैश मार्केट में 1035 का लेवल है और वायदा कारोबार में 1023 का लेवल है। FNO का भी एक बार इन्फीबीम का हम फ्यूचर्स आपको दिखा दें तो FNO के बीच में जो गैप था वो गैप अब कम होता हुआ दिख रहा है। देखिए 1023 यहाँ पर, यहाँ 5% ऊपर है, 50 रुपये ऊपर है FNO में। और जून फ्यूचर ये क्या दिखा रहे हैं, 1023 के नीचे कैसे है? 1027 FNO में मुझे दिखा रहा है, मेरे ख्याल में आपको भी वही दिखा रहा होगा। ठीक है, तो ये आ गया FNO का 1027 का 5% नीचे जो दिख रहा था। एनीवे 5% ऊपर है FNO में। और कैश का एक बार फिर से आपको बता दूं कि कैश में किस तरह का, तो ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है। इन्फीबीम क्या राय रखते हैं इस स्टॉक पर, अविनाश क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से तो अनिल जी इनका मॉडल काफ़ी यूनिक है और थोड़ा नए इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। बट अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो अनिल जी मुझे लग रहा है कि अभी भी शायद थोड़ा समय लगे। आई थिंक जिस प्रकार की वैल्यूएशंस पे और जिस प्रकार के मल्टीपल्स पे ये ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है ये ज़्यादातर एक स्पेकुलेटिव स्टॉक है। आई थिंक फंडामेंटल्स के लिए प्ले आउट होने में शायद काफ़ी समय लग सकता है। तो मेरे ख्याल से आई वुड लाइक टू लीव इट। ये मेरे ख्याल से अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दमदार स्टॉक नहीं। चलिए तो छोड़ दीजिए, स्टॉक पर अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन पहले दिन ही FNO में शामिल हो रहा था हमने आपसे कहा था बेच कर चलिए और क्या प्रॉफिट हुआ लोगों को। इन्फीबीम मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज जब से FNO में आए हैं पिट रहे हैं। अप्रैल सीरीज से और मई सीरीज में देखिए वी गार्ड और रेमंड की जोरदार पिटाई हुई है। तो नए FNO में खिलाड़ी आने के बाद ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने खराब प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स की। वोल्टास आप कल भी कह रहे थे, अच्छा कल बात होनी ऑन एयर रह गई, आप ब्रेक में कह रहे थे बात करेंगे लेकिन रह गई, और आप कह रहे थे बहुत तेजी और देखने को मिल सकती है। परसों ये व्यू दिया था कि डिलीवरी बेचा जाइए नीचे मिलेगा और वो व्यू क्लियरली गलत हो गया है, तो मुझे वो कल रिवर्स करना था। बट ठीक है, अभी नहीं हुआ तो अभी ये ट्रेडिंग बाय बनता है परसों का हाई के ऊपर। 480 के स्टॉप लॉस से थोड़ा सा
अभी छूट गया। हम बात करते करते एक्चुअली मैं तो 480 पे भी देख रहा था, मैं तो डर डर के आपसे पूछ नहीं रहा था। मैंने कहा कि आपका तो डिलीवरी बेचने का कॉल, मैं तो रिजल्ट के पहले से रिजल्ट के दिन भी इतना पॉजिटिव और बुलिश था शुरू होने से ही। और मेरा तो लगता है दर्शकों से माफी मांग ना अरे ऐसे नहीं, वो ठीक बात है, वो तो यू नहीं, लेकिन क्लियरली निकल ऑलवेज हैव अ राइट टू गो रॉन्ग। हाँ सही बात है, ठीक है ना लेकिन वही वाली बात है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये पोर्टफोलियो स्टॉक है एक्चुअली, जहाँ पर आपको अभी भी मैं वही, इसलिए आज सुबह भी मैंने हल्के से धीरे मैंने बोलता शायद राकेश जी को पूछा था, इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा पूछूं। मुझे तो कल वो मैनेजमेंट की कॉन कॉल के बाद और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा एक्चुअली, और मैं नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन कल बाजार के एक बड़े दिग्गज फंड मैनेजर से मैं बात कर रहा था। आज मोदी सरकार के जो 3 साल पूरे हो रहे हैं उस पर हम उनको बुलाना चाहते थे, तो उनसे बात करते करते वोल्टास पे बात निकली। उनके फंड की टॉप पिक थी और उनका ये कहना था कि हमें तो ये वोल्टास ने जो एक्विजिशन किया है, माफ कीजिएगा, जॉइंट वेंचर जो किया है टर्की वाली कंपनी के साथ, बोले ये भी बड़ा पॉजिटिव अच्छा है। कल CNBC आवाज़ पर एक एक्सपर्ट आए थे, संजीव भसीन साहब, जो कि बाजार पर बेरिश हैं। वो कह रहे हैं अगर मुझे एक शेयर खरीदना है अभी भी तो वोल्टास होगा, और देखिए स्टॉक ने क्या आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। 500 का लेवल अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अच्छी तेजी देखी जा रही है। वोल्टास, ये बताइए, वोल्टास के पीयर्स भी हैं बहुत सारे जो लोग ये रैली मिस कर चुके हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं मिस की गई होगी, क्योंकि गर्मी शुरू हुई थी और हमने कहा था ये शेयर भागने वाला है, भागा भी है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। वोल्टास पर भी राय दीजिए और इसके पीयर्स पर भी राय दीजिए। नहीं, मुझे लग रहा है कि वोल्टास के नतीजे डेफिनेटली मार्केट्स के उम्मीद से काफ़ी बेहतर आ गए, और मुझे लग रहा है ये परफॉर्मेंस आगे भी चलेगा। मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन थी कि डीमोनेटाइजेशन से डिमांड इफेक्ट होगा, लेकिन कंपनी ने नतीजे काफ़ी अच्छे दिखाए। मेरे ख्याल से FY18 में जो GST का जो ट्रांजिशन है वो एक बड़ा चैलेंज रहेगा, बट यहाँ पे भी मैं कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली जिस प्रकार का इनका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेजेंस है, मुझे लग रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ कम से कम 16-17% आएगी। आई थिंक दूसरा स्टॉक जो देखने लायक होगा वो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर होगा। यहाँ पे भी अच्छी तेज़ी का एक्सपेक्टेशन है, नंबर्स काफ़ी अच्छे आएंगे, तो यहाँ पे डेफिनेटली नज़र रखनी चाहिए। और इस बीच बाजार ने बनाए हैं नए रिकॉर्ड। निफ्टी ने 9534 ये नया रिकॉर्ड बनाया। 17 मई को 9532 का जो रिकॉर्ड था उसे 2 अंकों से पार किया है निफ्टी ने। सेंसेक्स ने अपने कल ही के रिकॉर्ड को सुधारा है, 30,793 के पार निकला है, यानी कि 30,800 का लेवल जो आज सेंसेक्स में आप देख रहे हैं इसके ऊपर, ये इतिहास में पहली बार होता हुआ दिखा है। हालांकि बैंक निफ्टी का आज का हाई है 23,220 का, वो अपने हाई से थोड़ा सा भी नीचे है, लेकिन बैंक निफ्टी नीचे से रिकवर होता हुआ दिख रहा है इस वक्त। लेकिन मिड कैप शेयरों में शानदार खरीदारी आती दिख रही, तो जो पिटे थे, जो गिरे थे, वही आज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जब दिग्गज स्टेबल हो तो खरीदारी मिड कैप शेयरों में लौटती दिखती है। और ऐसा ही एक मिड कैप जो बड़ी तेजी के लिए तैयार होता दिख रहा है वो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। काफ़ी दिनों तक बैन में रहने के बाद आज ये सीरीज के पहले दिन बैन से बाहर निकला है, और देखिए स्टॉक में 2% की मजबूती होती दिख रही है और 5% ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर इजाफा होता दिख रहा है। इसके चार्ट पर राय ली जाए राकेश बंसल से। राकेश जी, अच्छा पिक है 150 रुपये, 153 इंच का मतलब ये कि फ्यूचर्स में डिस्काउंट पर चल रहा है। 149 रुपये फ्यूचर्स का दाम है और 153-54 रुपये कैश में, यानी कि 5 रुपये डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। खरीदा जाए इन लेवल्स पर? अनिल जी, इसके अंदर स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के नजरिए से ऊपर में 161, 162 के लेवल्स मुझे मुमकिन लगते हैं। स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। चलिए, तो इस स्टॉक पर रखिए नजर, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और बैंक निफ्टी भी देखिए पूरी रिकवरी दिखाने के बाद अब दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार करता हुआ, और बैंक निफ्टी ने नया उच्चतम स्तर, अपना नया शिखर, लाइफ टाइम हाई भी देखिए अभी अभी जड़ा है। नजर रखिए बैंकिंग स्टॉक्स पर और नजर रखिए सिंटेक्स पर। ये डीमर्जर के बाद जो कल कारोबार टेक्सटाइल का लिस्ट हुआ है, देखिए इसमें और तेजी बनती हुई नजर आ रही है। 10% की रैली यहाँ पर बनती हुई। अशोक लेलैंड, हम आपसे कह रहे थे कि देखिए हमारे एक्सपर्ट अविनाश कह रहे थे कमेंट्री बहुत जबरदस्त है, कल भी रैली देखने को मिली, आज भी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाता हुआ 0.25% की मजबूती। जैन इरिगेशन पर भी राय लेना चाहता हूं, वापस देखिए 100 के लेवल्स को छूने की कोशिश करता हुआ ये नजर आ रहा है। क्रिस, कैसा लगता है आपको जैन इरिगेशन? कल मेरी मैनेजमेंट से बात हो रही थी दोपहर के शो में, तो वो तो बहुत बुलिश थे। वो कह रहे सरकार जो काम कर रही है वो बहुत ही सराहनीय है, मानसून का भी फ्लेवर्ड स्टॉक है ये जैन इरिगेशन। आपका क्या टारगेट है इस पे? हेमंत जी, मैंने भी एक्चुअली वो आपका इंटरव्यू देखा था, और इनफैक्ट मैनेजमेंट की जो बुलिश कमेंट्री आ रही है उसका डेफिनेटली असर कल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन ये जितनी वॉलेटाइल स्टॉक है, इस पे कोई भी कॉल लेना का काफी मुश्किल है। लेकिन मेरा मानना है कि शायद एक रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से काफी फेवरेबल है करंट जंक्चर, तो जिनको लेने का है शायद एक 93 का स्टॉप लॉस लगा खरीदारी कर सकते हैं। वापस मेरा मानना है कि शायद 105 तक जाने की संभावना है। सिंटेक्स ये है
15% ऊपर। और कल भी देखिए 16 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ और ज़्यादा लोगों का अंदाजा था कि 15 रुपए के आसपास का फेयर वैल्यूएशन होता है, और मेरे ख्याल से 34-35 रुपए तक ये स्टॉक गया था कल। ये डीमर्ज एंटिटी है, दो कंपनियां, सिंटेक्स दो भागों में बढ़ गई। कल सिंटेक्स पे ढेर सारे सवाल भी आ रहे थे, तो मैं बता दूं लोग परेशान थे कि 75% स्टॉक कैसे गिर गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जो सिंटेक्स का एक कारोबार है वो कल था। अब नया कारोबार जो है ये टेक्सटाइल वाला कारोबार है, प्रीफेब प्लास्टिक से रिलेटेड कारोबार है, वो अब थोड़े दिनों में लिस्ट होगा। तो 100-105 रुपए के आसपास परसों था ये स्टॉक, उसमें से आप देखिए 30 रुपए का तो एक तरह से आपको ये बिजनेस मिल गया। अब जो बड़ा और बेहतर कारोबार है वो अब लिस्ट होगा कुछ दिनों में। कल भी 16-17 रुपए पर लिस्ट होकर स्टॉक डबल हुआ निचले के स्तरों से। आज भी देखिए जबरदस्त जी, और सबसे बड़ी बात ओपन इंटरेस्ट में भी बड़ा इजाफा होता दिख रहा है 13। सिंटेक्स चार्ट्स पर कुछ संकेत हैं या बहुत छोटे चार्ट है तो आप बता नहीं पाएंगे? छोटे चार्ट है क्योंकि वो अभी तक मर्ज हुए नहीं। हाँ। और वो 100 रुपए और 20 रुपए वो इक्वेट नहीं हुए। तो मैं अविनाश जी, आप ट्रैक कर रहे हैं इस डीमर्जर को? बिल्कुल। इनफैक्ट टेक्सटाइल बिजनेस की फेयर वैल्यू करीबन 17-18 रुपए थी, लेकिन जिस प्रकार का परफॉर्मेंस टेक्सटाइल शेयर का आया है, हमको लग रहा है जो प्लास्टिक और प्रीफैब बिजनेस है वहाँ पे तो और भी अच्छा अपसाइड आने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। वहाँ पे करीबन एटलीस्ट 100-105 रुपए की फेयर वैल्यू बनती है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिनके पास है सिंटेक्स वो होल्ड करे। मेरे ख्याल से प्रीफैब और जो प्लास्टिक का शेयर है वो शायद जून के महीने में लिस्ट होगा। तो ओवरऑल आई थिंक आउटलुक डेफिनेटली पॉजिटिव है, और मेरे ख्याल से शेयर होल्डर्स के लिए अभी दो अलग कंपनीज मिलेंगी जहां पे अच्छी वैल्यू बन सकती है। चलिए, तो नजर रखिएगा। अब हम आपको बताएंगे कि जो कारोबार है मोल्डिंग्स का वो दरअसल कब लिस्ट होगा। लेकिन जो टेक्सटाइल बिजनेस आप इस समय देख रहे हैं, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के नाम से जो शेयर आपके सामने इस समय आ रहा है, वो दरअसल अच्छा प्रदर्शन दूसरे दिन लगातार दिखाता हुआ, लेकिन कमजोर क्या है, बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है पिछली सीरीज में आईटी सेक्टर में। और हमने देखा टीसीएस ने 15% की तेजी मई सीरीज में दिखाई, विप्रो 8% ऊपर, इन्फोसिस 6% ऊपर, और आज टीसीएस थोड़ा सा थकता हुआ दिख रहा है। राकेश जी बताइए, आईटी सेक्टर सीरीज का क्या व्यू है? क्या अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है? क्योंकि फार्मा से तो लोग अभी भी घबराए हुए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से झटके आ जाते हैं, तो लोग कहते हैं शायद आईटी अच्छा लगता है, खरीदना चाहिए, या बड़ी रैली तो निकल गई? नहीं हेमंत जी, आईटी में निचले स्तरों पे बाइंग के स्तर थे, इन स्तरों पे नई खरीदारी की राय तो नहीं दूंगा। किसी ने अगर एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस खरीदा है तो होल्ड किया जा सकता है। अगर मौजूदा स्तरों पे खरीदते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है नई खरीदारी के लिए। टेक महिंद्रा रडार पर है हेमंत जी, और मेरा ऐसा मानना है कि इसको वॉच लिस्ट पर रखना चाहिए। अगर रिजल्ट में कुछ नेगेटिव नहीं आता है तो यहाँ पर एक खरीदारी का मौका मिलेगा जब ब्रेकआउट देखने को मिले, बट नतीजों के बाद ही इस पे कॉल लेना चाहिए। शुगर शेयरों में कल मैं देख रहा था बड़े दमदार रिजल्ट आए, बजाज, हिंदुस्तान, धामपुर, मवाना वगैरह। बलरामपुर चीनी ये स्टॉक है जो अपने नतीजे देने वाला है कल। जी हाँ, कल 27 तारीख है, कल नतीजे हैं। इस स्टॉक में क्या कोई खरीदारी का मौका दिखता है? राकेश, आप चार्ट देखकर तैयार हैं? क्योंकि लगता है कि जिस तरह से इन्वेंट्री गेन आ रहे हैं इन कंपनियों के लिए ये बेहद ज़बरदस्त होगा। और अगर बजाज, हिंदुस्तान में इतने तगड़े इन्वेंट्री गेन्स हो सकते हैं तो फिर बलरामपुर के लिए तो जो 1300 करोड़ की इन्वेंट्री इनके पास मार्च में है, वहाँ तगड़ी गेन्स होनी चाहिए। डेट इनके पास सबसे कम है, कंपेरेटिवली 600 करोड़ का मात्र डेट है। और जिस तरह से ये स्टॉक्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बताएं बलरामपुर चीनी में अगर इस बार लाइफ टाइम हाईएस्ट मुनाफा आता हुआ दिखे कल? आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे, है ना, 100%। कल लाइफ टाइम हाई। अच्छा, एक और पॉजिटिव बात बताता हूँ। हाँ। वो ये है कि उत्तर प्रदेश ने जो चीनी की नीति तैयार करने की बात कही है, वो नीति आने दीजिए और आप देखिए इन शेयरों में और कितनी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। मेरा टारगेट तो हेमंत बलरामपुर चीनी पर 200 रुपये। मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अविनाश जी से भी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके चार्ट तैयार हो तो पहले आप बताएं राकेश जी, क्या बलरामपुर चीनी इन लेवल्स पर खरीदा जाए? बिल्कुल अनिल जी, खरीदना चाहिए। और जो लक्ष्य आप बोल रहे हैं, मुझे भी 190-195 के लेवल्स लगते हैं देखने को मिलेंगे, और रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल है। नीचे में 155 रुपए के अराउंड अनिल जी स्टॉक ने डबल बॉटम लगाया है, और लगता नहीं है कि अगले 2-3 महीने में 155 के नीचे स्टॉक क्लोजिंग लेगा। 155 के नीचे क्लोज हो तब निकलने की बात है, एल्स मुझे लगता है 190 रुपए के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल। तो फिर 200 तक इंतजार ना करें, जो मैं हेमंत कह रहे हैं, आप 190 पर ही प्रॉफिट बुक लें। राकेश जी की राय माने ज्यादा बढ़िया है। ठीक बात है, देखिए। और क्या जबरदस्त तेजी चीनी शेयरों ने दिखाई है, आउट परफॉर्मर रहा है ये सेक्टर। अच्छा, एक सेक्टर और जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है वो है दरअसल आज फर्टिलाइजर सेक्टर। आप देख लीजिए, चंबल देखिए, एनएफएल, आरसीएफ, जीएनएफसी, मानसून जो है
दुआ करें कि इस वीकेंड पे ही आ जाए केरला और उसके बाद बाजार में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली और मॉनसून तो आ गया माहौल। अच्छा, अपने यहाँ भी थोड़े थोड़े बादल बादल होने लगे। अच्छा, सुबह सुबह जब आजकल ऑफिस आते हैं तो लगता है कि अच्छा 2-3 दिन में बरसने वाला है। मौसम दोनों तरह से अच्छा हो रहा है, मार्केट भी अच्छा है तो आने का मन ज्यादा करता है और मौसम भी अच्छा है। तो जेन इरिगेशन देखिए जैसे स्टॉक देखिए बड़ी तेज दौड़ लगा रहे हैं, अच्छी तेज। बीईएमएल जैसे स्टॉक्स मैंने देखिए अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं, 4% ऊपर बीईएमएल के शेयर। अच्छा, अगले कुछ दिन ध्यान रखिएगा, पीएसयू शेयरों के नाम ही रहने वाले हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन तो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, सोमवार को भेल, एलएनटी, बीपीसीएल, कोल इंडिया, ऑयल इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कई सरकारी कंपनियां। ये सरकारी कंपनियां आखिरी में नतीजे क्यों पेश करती हैं? सरकारी काम है, आराम से चलता है। चलिए, लेकिन ये सरकारी लंबी लिस्ट है जिनके नंबर्स आने वाले हैं, अब इन पर नजर आपकी जरूर होनी चाहिए। बीईएमएल सर चार्ट देखकर कुछ लग रहा है यहाँ तो दरअसल नतीजों से ज्यादा फ्लेवर और फोकस लोगों का ये है कि कौन सी कंपनी इसको खरीदने आती है। सरकार ने तो कह दिया स्ट्रेटेजिक सेल करेंगे, कहीं तेजी बनेगी? हेमंत, बॉटम तो बन गया। आज के लिए मैं कमेंट नहीं करूंगा। पोजिशनल व्यू मेरा 1300-1325 का है और इसका स्टॉप लॉस होगा 1160। ओके, तो पोजिशनल व्यू के साथ ये आपने कौन सा स्टॉक बताया? बीईएमएल। मेरे ख्याल से इसके रिजल्ट शायद पोस्टपोन हो गए थे, आज आने वाले थे, आज से अब बाद में आएंगे। आज तो नहीं आ रहे, ये बात पक्की है, क्योंकि पहले आज मेरी लिस्ट में रिजल्ट्स के हिसाब से नहीं आया, लेकिन जब जिस हिसाब से बढ़ा ये अब 4% भागा तो रडार पर आया कुछ। हाँ नहीं, सॉरी 25 तारीख को थे, कल थे जो पोस्टपोन हुए हैं, कल थे जो कल नहीं आए, बराबर। अब शायद नई डेट मुझे पता नहीं, लेकिन रिजल्ट। अच्छा, आप पावर स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, तो पावर स्टॉक्स में एक स्टॉक है जो मुझे लगता है जून सीरीज के लिए, चूंकि आज सीरीज की शुरुआत है, सीरीज के लिहाज से अगर एक स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए तो वो है JSW एनर्जी। ये बैन से बाहर भी निकला है और इस स्टॉक में नतीजे के बाद जो रिपोर्ट में देख रहा था, CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई थी और उनका ये कहना था कि वर्स्ट इज ओवर। जो कुछ सबसे खराब था, अविनाश जी आपने भी पढ़ी होगी वो रिपोर्ट, राइट, कि अब ये पीछे रह गया। सबसे बड़ा ट्रिगर जो होगा, इनको जो कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करना है वो 31 मई के पहले ही करना है, और वो अगर 4.25-4.5 रुपये के आसपास जो होने की उम्मीद कही जा रही है वो काफ़ी बेहतर है। दूसरा एक और ट्रिगर बताऊं, कोयला 5% GST में जो रखा गया है, पर यूनिट 16-17 पैसे की बचत है। और दो रिपोर्ट मैंने देखी है जो दमदार यहाँ पर तेजी की तरफ एक्शन की बात कर रही है। तो JSW एनर्जी, पहले आप अपनी फंडामेंटल राय दें, फिर मैं चार्ट से वायदा कारोबार के हिसाब से भी पूछूंगा, बताएं। नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक दोनों पॉइंट पे कोल का जो नया रेट आ गया है GST का, और प्लस जिस प्रकार का एक्सपेक्टेशन है कि पावर परचेस एग्रीमेंट से इनको 4-4.5 रुपये यूनिट मिल सकता है, तो ये दोनों ही इवेंट्स मेरे ख्याल से अगर आने वाले साल में प्ले आउट होते हैं तो अच्छा मुनाफा बन सकता है। मेरे ख्याल से मार्केट्स ये दोनों ही अर्निंग ट्रिगर्स के लिए काफ़ी सब्र से वेट कर रही है, और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि FY18 में ये मटेरियलाइज हो तो ये डेफिनेटली इस छोटे से बेस लेवल से 15 से 20% की अपसाइड भी दिखा सकता है। 15 से 20% की अपसाइड। और जून सीरीज में क्या 70-75 की रेंज में जाने की ताकत रखता है ये शेयर, वागले साहब? रखता है 70-72 तो लगता है, जो कि ये स्विंग हाई है, और मुझे लगता है 62 पे बॉटम बन गया है इसका। इनफैक्ट आज का जो लो है वो स्टॉप लॉस अगर आप एज ए ट्रेडर ले तो रिस्क टू रिवॉर्ड प्रॉपर बनता है। 72 मुझे अगले 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में दिखता है। बिल्कुल, और 5-7 ट्रेडिंग सेशन तब तक कर्नाटक का जो PPA है वो फाइनल हो जाएगा, और अगर वो हो गया तो फिर ये आज देखिए बारिश ही, बागले साहब ने सुबह सुबह जो आके कहा ना, सबसे ज्यादा कमजोर यही है, बहुत से गिर रहा है। PFC हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे और हम ही सुबह सुबह कह रहे थे कि आपकी नजर होनी चाहिए, अगर एक सेक्टर जो कमजोर प्रदर्शन दिखा सकता है नतीजों के लिहाज से आज के दिन, तो वो REC के PFC के नंबर्स हैं, और उसके चलते REC देखिए सबसे ज्यादा गिरता हुआ जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। और हमारे एक्सपर्ट देखिए आपको हर रोज पैसा बना कर दे रहे हैं, तो वक्त है इन सबका धन्यवाद करने का। वागले साहब, अविनाश गुरक्षकर साहब, क्रिस साहब, राकेश बंसल साहब, आप सबका शुक्रिया। बेहतरीन आइडियाज, बेहतरीन पिक्स और बेहतरीन एनालिसिस के लिए हर बार की तरह धन्यवाद आप सभी का। और मोदी सरकार के कामकाज के 3 साल पूरे हो चुके हैं और हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री और बाजार के दिग्गजों से। और हमारे साथ बाजार के आज एक ऐसे बड़े दिग्गज जुड़ रहे हैं जो न सिर्फ शेयर बाजार, कैपिटल मार्केट्स और इकोनॉमी पर गहरी पकड़ रखते हैं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों पर भी बड़ी बेबाक राय और गहरी विश्लेषण रखते हैं। जी हम बात करेंगे एनाम ग्रुप के चेयरमैन वल्लभ भंसाली साहब से। भंसाली साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर, और आप इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि 3 साल पहले जब ये सरकार आई थी तो बड़ी उम्मीदें थी,
कि सरकार काफ़ी कुछ करेगी। ये बताएं कि 3 साल का लेखा जोखा क्या है? क्या सरकार उम्मीद के मुताबिक काम करती हुई दिखी है? उम्मीद पर खरी उतरी है या नहीं, या उम्मीद से भी बेहतर रही है? सरकार उम्मीदों पर बहुत बड़े प्रमाण में सफल रही है। सरकार ऐसे समय में आई थी जबकि देश के प्रति कॉन्फिडेंस कम हो गया था, सरकार मजबूत नहीं लगती थी, दिशाहीन सारा वातावरण हो गया था और करप्शन का मुद्दा सबसे बड़ा था। आज इन तमाम बातों को अगर हम देखते हैं तो सरकार ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि पाई है और जहाँ तक देश का पोटेंशियल है, सरकार का पोटेंशियल है, तो ये दिल मांगे मोर तो कहता ही रहेगा। तो उसको छोड़ दें तो आई थिंक बहुत बड़े प्रमाण में सरकार ने बहुत उपलब्धि पाई है। बिल्कुल सर, ये दिल मांगे मोर। और देखिए बाजार में भी क्या नए नए रिकॉर्ड्स छू रहे हैं। आज भी नया रिकॉर्ड सेंसेक्स निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स लगा रहा है। ये बताइए कि पिछले 3 सालों में आपको क्या लगता है इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या रही हैं, अचीवमेंट्स क्या रहे हैं? सरकार ने ये कहा कि सरकार अपना विजन देश के सामने बता पाई है कि वह किस तरह छोटे, गरीब, पिछड़े और देश की साख, इन तमाम इस पूरी रेंज के ऊपर काम करती रही है। इस सारे कार्यक्रम को वो किस तरह से अचीव करना चाहती है, किस किस्म के कदम उठाना चाहती है, कहाँ उसकी बोल्डनेस है, कहाँ वो सोच के ज़्यादा अधिक सोचने वाली है। जैसे कि डीमोनेटाइजेशन था, ब्लैक मनी था, करप्शन था, तो जहाँ तक ये करप्शन का जो सवाल था उसके ऊपर सरकार ने बहुत ज़्यादा मजबूती बताई है। जहाँ तक जो मेजर रिफॉर्म थे, जीएसटी था, बैंक्रप्सी लॉ था, इत्यादि पे उसे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, टेक्निकल भी करनी पड़ी, तमाम राज्यों के साथ काम करना पड़ा, अपोजिशन के साथ काम करना पड़ा। तो इसमें भी इसने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना एफर्ट पूरा खर्च करने की तैयारी दिखाई और ये बहुत बड़ी सफलता हुई है। जैसे बैंक्रप्सी लॉ जो काफ़ी साल से अटका हुआ था, इसे भी ये पास कराने में सफल हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ढांचा है कि हम जनधन करना चाहते हैं, हम डीबीटी करना चाहते हैं, हम आधार रिलेटेड करना चाहते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म करना चाहते हैं, जिससे कि एक साथ जल्दी से जल्दी देश के पिछड़े लोगों में जो पीछे रह गए हैं विकास की दौड़ में, उनको किस तरह हम जल्दी से हमारे साथ ले आए। तो ये एक बैलेंस तरीके से काम होता रहा है कि रूरल इंडिया के लिए भी काम करते रहे और प्राइम मिनिस्टर जाके गूगल, एप्पल के सीईओ से भी जुड़ते रहे। आज टेस्ला और एप्पल को यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए छूट छाट देने की भी उन्होंने तैयारी दिखाई है। तो ये एक रेंज है उनके सोच की और इस सारी रेंज के ऊपर उन्होंने काम किया है। बिल्कुल। तो सर पिछले 3 साल तो बहुत ही उम्दा रहे, बहुत ही बढ़िया रहे। ये बताइए अब 2 साल और हैं, क्या चुनौतियां हैं इस सरकार के सामने जो आपको नजर आ रही हैं, और अगले 2 सालों में सरकार को क्या क्या कुछ करना चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? सबसे बड़ी समस्या इस पूरे विश्व के सामने जो है वो है जॉब्स की, कि टेक्नोलॉजी की दौड़ बहुत रफ्तार है उसकी, और उस रफ्तार में रोबोटाइजेशन कोई ना कोई प्रकार से होता रहा है और उसके अंदर जॉब डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जो जॉब्स बनते जा रहे हैं वो हैं सर्विसेज के अंदर, और भारत सर्विसेज का इतना बड़ा मार्केट है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे रिटेल हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो जॉब्स की रफ्तार कम है, उसको किस तरह हम इन तमाम सेक्टर्स के अंदर उसे पूरा करें, ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारी डेमोग्राफिक में पर्टिकुलरली डिसएडवांटेज है। तो जो स्किलिंग का सवाल है, एजुकेशन का सवाल है, उससे बढ़कर मैं एक जो जनरल एरिया समझता हूं कि सरकार को रूरल इंडिया को एक बार पुनः नए सिरे से सोचना चाहिए। उसके बारे में सरकार को जाने मुझे लगता है गांवों में ही बैठ जाना चाहिए, क्योंकि वहां अभी भी इतना वर्जिन टेरिटरी है, इतना पोटेंशियल है। मैं काफ़ी एनजीओ क्षेत्र से जुड़ा हूं और मैं इतनी कहानियां अच्छी सुनता हूं कि चाहे वो श्रमदान हो, चाहे देश प्रेम हो, चाहे इनोवेशन हो। जैसे कि रूरल हाउसिंग, इस सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग का बहुत बड़ा काम किया है। तो आई थिंक रूरल इंडिया और जॉब्स, और उसके अंदर कुछ स्कीम्स ऑलरेडी बहुत अच्छी बेहतरीन आई है, जैसे कि मुद्रा बैंक और रूरल हाउसिंग। रूरल रोड्स हैं, डिजिटल है, डिजिटल का तुरंत फ़ायदा कैसे हो, तो इससे तमाम फ़ायदे रूरल इंडिया के हो जाएंगे। दूसरा बड़ा काम है वो है एग्रीकल्चर का,
उसके अंदर माइक्रो इरिगेशन जैसा एक क्षेत्र है जिसका कि मैं बहुत पोटेंशियल समझता हूं, जिसके ऊपर की काम किया जा सकता है। दूसरा बड़ा अध्याय आगे के लिए है, वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो अगर मैं एक मुहावरा यूज करूं तो सरकार ने अभी हाईवे तैयार कर दिया, चाहे बैंक्रप्सी लॉ हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन से डिजिटल पेमेंट एटसेट्रा कर दिया है। इससे बहुत सुविधा होगी, एक भारत का मार्केट बनेगा एटसेट्रा। लेकिन उसके आगे जिसको इंटरनल रोड्स कहते हैं, कि जहां परमिशंस का राज है, जहां एक डर है रेवेन्यू ऑफिसर का या रेगुलेटर का, उस डर को कैसे मिटाएं। तो इंटरनल रोड्स की ब्लॉकेजेस को मिटाना, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, जो अपने आप में पीछे जॉब्स के जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सरकार ने बेहतरीन काम किए हैं। अभी एक सर्वे आया था कि जो सैकड़ों प्रोजेक्ट अटके थे, उसमें से केवल अभी 25 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि अभी भी कोई रुकावट है। तो पावर सेक्टर जैसे सेक्टर के अंदर इतनी बड़ी चैलेंजेस थी, उसमें से काफ़ी को सल्टा दिया। अब ये डिस्कॉम और उदय की एक स्कीम है, इसके आगे बढ़ाना है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार में काफ़ी क्षमता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग, जैसे अब आज इनविट्स वगैरह तैयार हो गए, इनविट्स होने लग गए हैं, तो इससे बहुत बड़ा काम आगे 1 साल के अंदर हो सकता है। तो ये तीसरा क्षेत्र है। और चौथा क्षेत्र है कि हमारी जो एजुकेशन है, एजुकेशन को डीलिबरलाइज या लिबरलाइज करना, डिसेंट्रलाइज करना, ये आगे के लिए बहुत अनिवार्य है। तो ये मैं 4 मुद्दे बड़े समझता हूँ। अच्छा भंसाली साहब, जो कुछ आप बात कह रहे हैं और जो कुछ सरकार कर रही है, वो एक्शन मार्केट में भी दिख रहा है। रिकॉर्ड हाइस पर मार्केट है। तो अब बड़ा सवाल ये कि इन लेवल्स पर सरकार के और इकोनॉमी के हालात को देखते हुए कॉन्फिडेंट रहें, पैसा लगाएं, या फिर घबराने की जरूरत है? देखिए, जो भारत का भविष्य देख के पैसा लगा रहे हैं और एसआईपी में आ रहे हैं, उन्हें तो घबराने की बात नहीं है। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, उन्हें सिस्टमैटिकली पैसे मार्केट में लगाते ही रहने चाहिए, तो ही उसका 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद बहुत बढ़िया रिटर्न आएगा। जो मार्केट की तेजी देख के आना चाहते हैं, उन लोगों से मैं जरूर कहूँगा कि पर्टिकुलरली मिड कैप जैसे एरियाज के अंदर उन्हें थोड़ा संभल के रहना चाहिए। पर जो लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं अनिल जी, मेरे ख्याल से कोई सोचने की बात ही नहीं है, बिल्कुल आना चाहिए। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं वो बाजार में आते रहे। लेकिन सर, फिर सब लोग ये जानना चाहते हैं कि सरकार के कामकाज को देखते हुए कौन से वो थीम्स हैं, सेक्टर्स हैं जो निवेश के लायक हैं, जहां पर पैसा लगाना चाहिए? मेरे ख्याल से करीब करीब सारे फील्ड्स में, जैसे कि बैंकिंग और फाइनेंस में तो लोगों को इतना आकर्षण है ही, और उसमें करेक्शंस भी होते रहे हैं, जैसे भी पीएसयू बैंक्स में भी करेक्शन आया है। तो मैं एक एक सेक्टर में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन क्योंकि जो ग्रासरूट जो इकोनॉमी, मैं समझता हूं कि 5 साल में आप पहचान नहीं सकोगे भारत ऐसा देश हो जाएगा। ये जो डीमोनेटाइजेशन के बाद जो डिजिटल मूव हुआ और अब ये जो जीएसटी हो जाएगा, ऐसा भारत कभी व्यापारी के लिए था ही नहीं। आप ये समझिए इस बात को कि जो बिजनेस के पैरामीटर्स थे, फैक्टर्स थे, वो सारे बदल जाएंगे, 2 साल में दिखने लगेंगे और 5 साल में तो न जाने कहाँ पहुंच जाएंगे। ये जो टेक्नोलॉजी की वजह से स्मार्टफोन आ गया और जो कंज्यूमर की इंटेलिजेंस बढ़ गई, तो उसकी एस्पिरेशन बढ़ गई, उसकी डिमांड बढ़ गई, तो उसकी वजह से जो सप्लायर भारत के पुअर क्वालिटी, पुअर सर्विस वाले थे, उन सब की क्वालिटी सुधर जाएगी। तो जो व्यापार के टर्म्स होंगे वो बदल जाएंगे और बहुत बड़ा मार्केट खुलने वाला है। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम सुधारते जाएं कि भाई नया व्यापारी है, आज उसको रेस्टोरेंट खोलना है, स्कूल खोलनी है, कोई सर्विस सेंटर खोलना है, चाहे सैलून खोलना है, और आसानी से खोल सके, तो खुलते रहेंगे, बंद होते रहेंगे, लेकिन वातावरण इतना अद्भुत हो जाएगा। ये सिलिकॉन वैली जैसा देश भारत बन सकता है 10 साल के अंदर, और 5 साल में हमको बहुत चीज़ें बहुत नज़र आएगी। बंसल साहब, आपने एक बड़े सुधार का जिक्र किया, आर्थिक सुधार का, और वो है जीएसटी। लेकिन जीएसटी को लेकर अभी भी थोड़ा लोग कंफ्यूज हैं। एक तरफ कहते हैं कि इसे लाया इसलिए गया कि कारोबार करना आसान होगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं, रेट्स बहुत सारी हैं। तो क्या जीएसटी से कारोबार करना वाकई में आसान होगा, या अब जब ये लागू किया जाएगा 1 जुलाई से तो मुश्किलें और बढ़ेंगी? मैं 1 साल पहले जैसे लोगों से बात करता था तो जीएसटी के बारे में वो काफ़ी भयभीत थे, लेकिन जिस तरह से जीएसटी काउंसिल मिलती रही, समस्याओं को सुलझाती रही, और वो जहाँ दिल्ली या श्रीनगर या जहाँ भी डिस्कशन करते थे, उसके बीच बीच में वो जाके अपने राज्यों में भी डिस्कशन करते थे, और जिसकी की धाराएं नीचे तक पहुँचती हैं। मैं समझता हूँ वो भय अभी अब 25% पे आ गया है।
लोगों के मन में आशा ज़्यादा है, भय कम है। कोई इतना बड़ा सुधार अगर हम लाएंगे तो उसके लिए तो कुछ न कुछ तो बीच में टीदिंग ट्रबल आने ही वाली है। पर मैं नहीं समझता हूँ कि ये टीदिंग ट्रबल 3 से 6 महीने से ज़्यादा चलेगी और भारत दुनिया के अंदर एक नया मापदंड स्थापित करेगा जीएसटी रोल आउट का, ऐसा मैं समझता हूँ। इसका कारण ये है कि सरकार ने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है कि कीमतें ना बढ़े, इसको बिल्कुल ध्यान में रखा है। कॉमन मैन को बिल्कुल तकलीफ ना हो, इसका ध्यान रखा है। कोई चोरी चपाटी होगी उसके लिए उन्होंने एक साधारण प्रावधान रखा है, जिसे कि वो नहीं चाहती है कि वो उसको प्रॉफिटेरिंग को यूज़ करेगी। लेकिन अगर आप ध्यान से उसको देखें तो जो अनरजिस्टर्ड आदमी हैं, अनरजिस्टर्ड आदमी को जल्दी से समझ में आ जाएगा कि व्यापार करना असंभव सा है। तो जो केवल 2 नंबर का ही काम करके सकते हैं और ऐसे गंदे धंधे हैं, उनकी तो बात छोड़ दें। बाकी जो साधारण व्यापार में अनरजिस्टर्ड तरीके से जो लोग काम करते थे, उनके लिए ये बहुत कठिन हो जाएगा। इसके लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी खुलेगी पूरे देश के लिए, और उन लोगों के लिए भी एक बार भय होता है कि रजिस्टर हो जाएंगे तो हमारा नफ़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन मैंने तो भी 40 साल के अंदर सारी इकोनॉमी को 2 नंबर से 1 नंबर में आते देखा है, हमारे शेयर मार्केट में क्रांति आते देखा है। तो मैं हमेशा थोड़ा आशान्वित रहता हूँ, और जीएसटी को मैंने जितना अध्ययन किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। 3-6 महीने का सवाल है, मेरे ख्याल से 3 महीने के अंदर ही काफ़ी समस्याएं सुलझ जाएगी। तो आप आशान्वित हैं, बाजार आशान्वित है, और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जीएसटी के बाद दाम ना बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया बंसाली साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज इस खास मौके पर हमसे बातचीत करने के लिए। बाजार इस बीच मजबूत है, 100 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 25 अंकों की मजबूती। मिड कैप शेयरों में शानदार खरीदारी, 1% के आसपास का उछाल है। एक और आज सुबह सुबह हम पावर स्टॉक्स की बात कर रहे थे, हम एक छोटा पावर स्टॉक बड़े एक्शन में आता हुआ दिखा, एनएचपीसी 5% बारिश होने वाली है, हाइड्रो पावर वाली कंपनी चलने वाली है। 7% आप देखिए एनएचपीसी में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ। ये स्टॉक भी आपने कई बार रिकमेंड किया। हाँ, और देखिए जबरदस्त प्रदर्शन दिखा भी रहा है। हाइड्रो पावर के दिन है आज थीम ही दरअसल बाजार में फर्टिलाइजर मॉनसून से जुड़ी हुई थीम चल रही है। अच्छा, कमजोर क्या है ये भी देखिए, सारी सरकारी कंपनियां आईओसी, आरईसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एनएमडीसी, तो टॉप 5 एफएनओ लूजर्स जो हैं वो नतीजों से जिनको डर लग रहा है वो वाली कंपनियां हैं। बिल्कुल, तो पीएसयूज हैं कमजोर, लेकिन जब तेजी का माहौल हो तो फिर आप दाव लगाएं उन शेयरों पर जहां पर एक्शन ज्यादा बेहतर है। तो बेहतरीन शुरुआत भारतीय बाजारों की अच्छी तेजी के साथ कारोबार। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन एक्शन रहने वाला है आगे भी। 10:10 पर आनंद राठी जी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि उनको क्या उपलब्धियां लगी इस मोदी सरकार की 3 साल पूरे होने पर। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। प्रियंका संभव भी हमारे साथ जुड़ेंगी ब्रेक के उस पार और लेकर आएंगे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।